नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। देश की न्याय प्रणाली में आज से ऐतिहासिक बदलाव। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नामक 3 नए आपराधिक कानून हुए लागू। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की आज से होगी शुरुआत। लोकसभा में बहस के लिए 16 घंटे आवंटित। राज्यसभा में चर्चा रहेगी जारी। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। के कविता की 15 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी। देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में बाढ़ का अलर्ट किया जारी। केरल, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना में आने वाले 4 से 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, फ्रांस में कल हुए संसदीय चुनाव के पहले चरण में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ा झटका। मैरीन ली पेन के नेतृत्व वाली अति दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी की जीत। 7 जुलाई को दूसरे चरण के चुनाव के बाद आएंगे अंतिम नतीजे। खेल की खबरों में, विश्व विजेता बनते ही टीम इंडिया पर पैसों की बरसात। बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। बारबाडोस में तूफान की वजह से फंसी भारतीय टीम स्वदेश वापसी में लग सकता है अभी थोड़ा समय। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की शुरुआत आज से। गत विजेता कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव, कैस्पर रड और जेनिक सिनर पहले दौर में पेश करेंगी चुनौती। भारत की तरफ से सुमित नागल करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से लागू हो चुके हैं। नए आपराधिक कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्यवाहियों में तकनीक के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है। इनका मकसद दंड केंद्रित प्रणाली से न्याय केंद्रित प्रणाली की ओर बढ़ना और सुलभ, सरल और पारदर्शी न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। नए कानूनों के लागू होने से न केवल निष्पक्ष और समयबद्ध जांच और त्वरित ट्रायल होगा, बल्कि न्यायालय और जेल के बोझ में कमी आएगी। सरकार ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे नए कानूनों को लागू करने से संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नए कानूनों के बारे में पुलिस और जांच प्राधिकरणों को समुचित प्रशिक्षण भी दिया गया है। ये नए आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियों में 23 संशोधन किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पुलिस थानों के प्रभारी भी नए कानूनों के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अब बात करते हैं संसद से जुड़ी खबरों की। 18वीं लोकसभा के बाद शुरू हुए लोकसभा के पहले सत्र का आज 6ठा दिन है। 10 दिन का यह सत्र 24 जून को शुरू हुआ था और 3 जुलाई तक चलेगा। आज से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की भी शुरुआत होगी। वहीं लोकसभा में चर्चा की शुरुआत का अनुमोदन भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर करेंगे। वहीं पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंची सांसद बांसुरी स्वराज इस अनुमोदन का समर्थन करेंगी।
साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा में चर्चा की शुरुआत शुक्रवार को ही होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते ऐसा हो नहीं पाया। और वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत हो चुकी है। उच्च सदन में चर्चा की शुरुआत भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की थी। भाजपा सांसद कविता पाटीदार ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। राज्यसभा में अब तक 9 अन्य सदस्य भी हिस्सा ले चुके हैं। उच्च सदन में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2017 के जम्मू कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार बारामूला के निर्दलीय सांसद शेख अब्दुल रशीद की जमानत अर्जी पर दिल्ली की अदालत में आज सुनवाई होगी। दिल्ली की अदालत ने एनआईए को शेख अब्दुल रशीद द्वारा दायर एक आवेदन पर आज जवाब देने को कहा है, जिसमें सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने 28 मई को कविता की दोनों जमानत अर्जियों पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। कविता ने निचली अदालत के 6 मई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें भ्रष्टाचार के सीबीआई के मामले के साथ साथ ईडी के धन शोधन मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। वहीं जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बीते कल नए सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया है। वो भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख बने हैं। आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी आज वो अर्पित करेंगे। उनके पास देश विदेश में महत्वपूर्ण तैनातियों के साथ साथ चीन और पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमाओं की गहन जानकारी और अनुभव है। जनरल द्विवेदी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर भी अग्रणी रहे हैं। उन्होंने सेना की नॉर्दर्न कमांड में तकनीक को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जनरल द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा पदक यानी PVSM, अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM और 3 GOC इन सी प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया है। और आगे बढ़ते हुए बात मानसून की करते हैं। दरअसल मानसून पूरे देश में आ चुका है। कहीं तेज तो कहीं रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र और कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश होने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड के लिए भी मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के अनुसार आने वाले पूरे सप्ताह दिल्ली में बारिश का दौर चलता रहेगा। और आगे बढ़ते हुए बात अब अंतर्राष्ट्रीय खबर की। फ्रांस के संसदीय चुनाव में 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली में बीते कल पहले चरण के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 65% मतदान रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं अब दूसरे चरण का मतदान 7 जुलाई को होना है। पहले चरण के चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी 34% मतों के साथ शीर्ष पर है। तो वहीं वाम गठबंधन 28% वोट के साथ दूसरे स्थान पर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी 20% मतों के साथ तीसरे नंबर पर खिसकती हुई नजर आ रही है। और आगे बढ़ते हुए बात अब खेलों की, जहां BCCI ने T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों के लिए पुरस्कार का ऐलान किया है। BCCI के सचिव जय शाह ने T20 विश्व कप की विजेता टीम को 125 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इसकी जानकारी जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की है। उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि मुझे ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की विजेता भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। साथ ही जय शाह ने
T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को बधाई भी दी है। गौरतलब है कि भारत ने बारबाडोस में खेले गए फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था और दूसरी बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। वहीं T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम इंडिया के खिलाड़ियों को स्वदेश वापसी में भी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल बारबाडोस में तूफान बेरिल के कारण हवाई यात्राओं के प्रभावित होने की खबर है और इस वजह से टीम इंडिया को स्वदेश वापसी के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की शुरुआत आज से हो रही है। प्रतियोगिता के पहले दिन गत विजेता कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव, कैस्पर रड और जेनिक सिनर पहले दौर में अपनी चुनौती पेश करेंगे। गत चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज विंबलडन के एस्टोनिया के क्वालिफायर मार्क लाजल के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, तो वहीं भारत की तरफ से सुमित नागल भी आज इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले दौर में सुमित नागल का सामना सर्बिया के म्योमिर से होगा। इस मैच में इस ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम के लिए शुक्रवार को ड्रॉ की घोषणा की गई थी। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।